हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, किन्हीं कारणवश हम आपका बीच में सेशन नहीं ले पाए थे, बट कोई नहीं, अभी आपका एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है। आप अपनी तैयारी जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम BLED सेकेंड ईयर का जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का आज हम वीडियो आप लोगों को देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें आप अपना जो नोट्स है उसका भी प्रिपेयर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगे BLED से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, फिर हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। तो गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि शैक्षिक तकनीकी अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसका सबसे पहले हमें अर्थ समझना चाहिए, उसका अर्थ क्या होता है। फिर उसके बारे में किन जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, तकनीशियन हैं, तो उन्होंने क्या कहा है और फिर तकनीकी होती क्या है, इसका हम अपने BLED कोर्स में या कोई भी टीचिंग कोर्स में कैसे हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन करना होगा। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, सबसे पहले इसका हम मीनिंग देखेंगे, क्योंकि हम कोई भी टर्म लेते हैं तो सबसे पहले उसकी हम मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी मीनिंग क्या है। तो गाइज, उसी तरीके से शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है कि शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा धन तकनीकी, यानी कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी का व्यापक अर्थ जानने के लिए सबसे पहले शिक्षा और तकनीकी का अर्थ अलग अलग जानना चाहिए। जैसे कि अगर हमें शैक्षिक तकनीकी को जानना है तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस तकनीकी। तो सबसे पहले हमें शिक्षा को जानना होगा, फिर उसके बाद तकनीकी को, फिर इसकी शिक्षा तकनीकी क्या है हम आसानी से समझ सकते हैं। फिर गाइस, शिक्षा विवेकानंद के अकॉर्डिंग है, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यानी कि जो स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने कहा है कि जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर जो भी पूर्णता है उसी को एक्सप्रेस करना ही शिक्षा, एजुकेशन है। फ्रॉबेल के अकॉर्डिंग है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है। फिर गाइज, हम फ्रॉबेल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि फ्रॉबेल ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो बालक होता है, यानी जो चाइल्ड होता है, जो लर्नर होता है, उसकी आंतरिक शक्तियों को बाहर लेकर आया जाता है उस शिक्षा के माध्यम से। फिर प्लूटो ने कहा है कि शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में नैतिकता का विकास करता है। यानी कि प्लूटो के अकॉर्डिंग है कि जो शिक्षा है वो अच्छी आदतों का बच्चों में विकास करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक सतत चलने वाली विकास संबंधी प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है जिसके द्वारा वह अपनी अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर पाता है। यहाँ गाइस, जो सर्वांगीण आया है तो इसका मीन्स यही है कि बच्चों का मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक हर एक तरीके से बच्चों का विकास होता है। तो यहाँ समझाया गया लास्ट में, निष्कर्ष रूप में भी हम बोल सकते हैं कि जो शिक्षा है इसके द्वारा व्यक्ति का या बालक का सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। फिर गाइस, उसके बाद हम तकनीकी को समझ लेते हैं कि तकनीकी क्या है। तो व्यवहारिक कार्यों में वैज्ञानिक ज्ञान व आविष्कारों का प्रयोग ही तकनीकी है। यानी जो व्यवहारिक हम जो रेगुलर अपने कार्य कर रहे हैं उसमें हम अगर वैज्ञानिक जो नॉलेज है या इन्वेंशन बहुत सारे हो रहे हैं तो उनका अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वही तकनीकी है। यानी हम अपने कार्यों को सरल बनाने के लिए जो जिन चीज़ों का, जिन टैक्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं वही तकनीकी हैं। जैसे कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में हम शिक्षा को इफेक्टिव बनाने के लिए, शिक्षा को सरल बनाने के लिए, ताकि बच्चे आसान तरीके से उसे ग्रहण कर सकें, तो उसमें भी हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम यही समझ सकते हैं कि तकनीकी क्या है, शिक्षा क्या है। फिर गाइज, हम शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम 1926 में अमेरिका में सिडनी प्रेस ने शिक्षक मशीन द्वारा किया था। सिडनी प्रेस ने शिक्षक मशीन द्वारा किया था। यानी शिक्षा में तकनीकी का अगर हम सर्वप्रथम प्रयोग करने की बात करें कि एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज़ सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो 1926 में अमेरिका में हुआ था, सिडनी प्रेस ने। फिर उसके बाद है कि शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम 1950 में यूके के में ब्रायन मोर जोक्स रिपोर्ट में किया गया था। फिर गाइस, जैसे कि अभी हमने आपको शिक्षा के बारे में बताया, फिर तकनीकी के बारे में बताया।
अब हम शिक्षा तकनीकी को एक इंटीग्रेटेड रूप में, यानी कि हम एक साथ इसको पढ़ते हैं कि शैक्षिक तकनीकी क्या है, जो कि हमारे कोर्स में है। शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है उसमें प्रयोग है, जिसके फलस्वरूप शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इसका प्रयोग करके हम जो आसान भाषा में जो हमारे टीचिंग के जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको गेन कर सकते हैं। इसके द्वारा शिक्षा को अधिक रोचक, सरल व प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है। यह न केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है, अपितु यह शिक्षा के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसको इफेक्टिव बनाती है, उसके अलावा उसके साथ हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपना भूमिका ये अदा करती है। अतः शैक्षिक तकनीकी ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए नई नई व्यूह रचनाओं का विकास किया जा सकता है। तो ये शैक्षिक तकनीकी का शाब्दिक अर्थ हो गया। फिर गाइस उसके बाद हम शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा देखेंगे विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के अकॉर्डिंग कि GOM लीथ ने क्या कहा है, JPDC के अनुसार क्या है। तो जैसे कि गाइज आपके अगर पेपर में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं BLED सेकेंड ईयर के, तो आप अगर वहाँ एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपका क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि शिक्षा किसे कहते हैं, तकनीकी किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि शिक्षा तकनीकी किसे कहते हैं। तो शिक्षा तकनीकी अगर 4 नंबर का आ गया है तो आपको पहले शिक्षा फिर तकनीकी थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है, फिर उसके बाद शैक्षिक तकनीकी को इंटीग्रेटेड रूप में डिफाइन करना होगा कि शैक्षिक तकनीकी क्या है। फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन जिसको हम कहते हैं। और लॉन्ग आंसर में अगर आपको लिखना है तो ये सब, तो इसके अलावा भी एक क्वेश्चन उसमें ऐड करके पूछा जाता है, तो आप उसका भी लिखेंगे और इसका भी लिखेंगे तो हो जाता है। तो गाइज चलिए अब हम देख लेते हैं GOM लीथ ने क्या कहा है। तो गाइज इसका नाम, जैसे इनका जो नाम रहता है याद करने में हमें दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम बार बार उसे अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं या बोलते हैं अपने मन में ही, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो याद रहता है। जैसे लीथ हो गया, DC हो गया, फिर मैथिस हो गया, मैथ से मैथिस, फिर SK मित्रा। थोड़ा हमें ट्रिक जो होता है उसको उसकी तरीके से हमें याद कर लेना चाहिए। ट्रिक या निमोनिक जिसको कहते हैं, उसको चित्र के रूप में बनाकर उसको छोटा करके या अपने जो रेगुलर की चीज़ें हैं उनसे को रिलेट करके हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो लीथ यानी लीथ, तो लीचर, लीथ, ये सब ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि शैक्षिक तकनीकी सीखने व सिखाने की दशा में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया उसमें सुधार लाया जाता है। यानी इनके अकॉर्डिंग यही है कि जो टीचिंग या ट्रेनिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए शैक्षिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। फिर DC के अकॉर्डिंग है, DC ने क्या कहा है, DC। तो जैसे कि DJ होता है वैसे DC हम याद कर सकते हैं। तो DC के अकॉर्डिंग है कि अधिगम के मनोवैज्ञानिक का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। इन्होंने कहा है कि जो लर्निंग होती है उसकी मनोवैज्ञानिक का बिहेवियरल एजुकेशन प्रॉब्लम्स पर गहन प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। फिर गाइज मैथिक्स ने कहा है शैक्षिक तकनीकी क्रमबद्ध विधियों के विकास तथा उस व्यवहारिक ज्ञान को कहते हैं जिनका प्रयोग शैक्षिक योजना प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण में किया जाता है। यानी इन्होंने कहा है कि शैक्षिक तकनीकी क्रमबद्ध विधियों के विकास, यानी जो विधियां हैं उनका क्रमबद्ध तथा उस व्यवहारिक ज्ञान को, इन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को भी कहा है जिनका प्रयोग शैक्षिक योजना प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण में किया जाता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि वो विधि या ज्ञान जिनका हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, व्यवहारिक रूप में यूज़ करते हैं, तो यही जो है मैथिस के अकॉर्डिंग इनकी मतलब है कि शैक्षिक तकनीकी है। फिर गाइस उसके बाद प्रोफेसर SK मित्रा के अकॉर्डिंग है कि शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ये SK मित्रा के अकॉर्डिंग हो गया। अब गाइस जैसे कि यहाँ है कि इन परिभाषाओं के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्षों यानी कि कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। जैसे कि अगर शॉर्ट में 4 नंबर का है तो उतना सफिशिएंट था, बट अगर आपका एक लॉन्ग में आ गया है, 12 नंबर का आ गया है, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। केवल अगर यही आया है, अगर ऐड करके आया तो आपको उसको भी लिखना रहेगा। तो टाइम क्योंकि सभी के पास उतना ही रहता है, तो आपको टाइम का मैनेज करना होगा इसी सब में कि आपको केवल एक ही उत्तर नहीं लिखना है, सब लिखना है। तो आपको थोड़ी मैनेज करके लिखना है। अगर केवल यही आ गया है, लॉन्ग में आ गया है, तो ये सब हम ऐड कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन के साथ
थोड़ा दूसरा और आ गया है तो उन दोनों को हम लिखना होगा, फिर उतना सफिशिएंट था। बट एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं कि जैसे शैक्षिक तकनीकी की अगर मान्यताएं पूछ लेता है तो क्या लिखेंगे। तो निष्कर्ष हम यहाँ से देख सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया में वैज्ञानिक तकनीकी एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग है। शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण व प्रशिक्षण के व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है, यानी उसके प्रशिक्षण के जो व्यवहारिक पक्ष होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के प्रसार में सहायक होती है, ये शिक्षा के प्रसार में सहायक होती है। फिर गाइस उसके बाद है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के प्रसार में सहायक होती है, ये हो गया। फिर उसके बाद है शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाती है। रोचक और एवं प्रभावपूर्ण बनाती है, जैसे कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो बच्चे लगातार एक जैसी विधि से पढ़ने से मतलब एकदम ऊबन महसूस होती है उनको, मतलब थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन अगर हम उसको और अधिक रोचक तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट उसमें हो सके, तो इस तरीके से अगर हम कुछ सोचेंगे और तकनीकियों का यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर हम प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं कहानी के लिए या कुछ दिखाने के लिए, जो प्रदर्शन विधि होती है, डेमोन्स्ट्रेशन, तो इन सभी चीज़ों को अगर हम उनको बच्चों को करके दिखा रहे हैं, हर एक चीज़ दिखाकर दिखा रहे हैं और पूरा ऐसे मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा बच्चों के लिए, और जब बच्चे उसमें थकेंगे भी नहीं और उनको अच्छा भी लगेगा, उनकी रुचि भी उसमें बढ़ेगी। फिर गाइस उसके बाद है शैक्षिक तकनीकी छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर स्वयं सीखने पर बल देती है। व्यक्तिगत विभिन्नता मीन्स यही होता है जैसे कि सभी जो बच्चे होते हैं उनके रुचि अलग होती है, उनकी योग्यता क्षमता अलग होती है सीखने की, और इस तरीके से हर एक व्यक्ति का, हर एक बालक का जो उनका व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, यानी उनके सीखने की, उनके रुचि की या उनकी गति की अलग अलग होती है, तो उनको भी ये सीखने पर बल देता है। जैसे कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग उसका यूज़ कर सकते हैं, अपनी गति के अकॉर्डिंग। जैसे हम मोबाइल में देखते हैं तो मोबाइल या अगर यूट्यूब का यूज़ करते हैं तो अगर हमें कोई किसी बच्चे को एक बार में समझ आ जाता है, किसी को वही चीज़ 2-3 बार देखना पड़ता है, तो वो अगर मोबाइल से यूट्यूब से अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाह रहा है, इसका इस्तेमाल कर रहा है पढ़ाई में, तो यहाँ बार बार ये करके आगे पीछे करके वो बार बार वही चीज़ सीख सकता है अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। फिर गाइस उसके बाद है कि शिक्षक, छात्र व तकनीकी कौशल तीनों सम्मिलित होती हैं। फिर शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग में शिक्षा उद्देश्य केंद्रित होती है। फिर गाइस उसके बाद इसकी मान्यताएं क्या हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। प्रत्येक मानव मशीन की भांति कार्य करता है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में मानव व्यवहार में परिमार्जन तथा परिकर्षण हेतु इसके वैज्ञानिक सिद्धांतों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों में है, अतः शिक्षण का विश्लेषण किया जा सकता है तथा शिक्षण को उसके छोटे छोटे तथ्यों एवं अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। फिर बाद में तत्वों एवं अवयवों का भी गहन प्रेक्षण, निरीक्षण एवं अध्ययन संभव है, यानी पहले उसको छोटे छोटे खंडित उसका बनाया जाएगा, फिर उसका गहन अध्ययन करवाया जाएगा। अतः शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक उपागमों पर आधारित है। फिर गाइस उसके बाद यहाँ है शैक्षिक तकनीकी के एम्स या ऑब्जेक्टिव्स। एम मीन्स होता है लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है उद्देश्य। तो एम और ऑब्जेक्टिव में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे एम जो होता है, एम को हम जैसे कि अगर हम बीएलएड कर रहे हैं तो टीचर बनना हमारा एम है, बट अगर हम उस टीचर बनने के लिए टेट निकाल लिए हैं, सीटेट निकाल रहे हैं, सुपर टेट निकाल रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स होगा। यानी जो छोटे छोटे होंगे, जो जिस एम को गेन करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें एम मिल जाता है। तो एम जो होता है वो व्यापक होता है, और जो एम जो होता है व्यापक। लेकिन अगर हम इनकी डिफरेंस की बात करें तो जो एम होता है वो संकुचित होता है और उद्देश्य व्यापक होता है। क्योंकि उद्देश्य रहता है, जैसे हम पहले बीएलएड का कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करते हैं, फिर टेट, सुपर टेट ये सब निकालते हैं, तो ये व्यापक होता है। और एम जो होता है वो बहुत, जैसे कि अगर हम ये सब निकाल लिए हैं तो डायरेक्ट हम टीचर जब बन जाते हैं अपने एम को गेन कर लेते हैं। तो ये एम और ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा डिफरेंस हो गया। फिर ये बीएलएड 3rd ईयर में है।
बहुत अच्छे से इसमें आप लोगों को समझाया जाएगा, बट आपको शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य पढ़ने हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना एवं उन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। अधिगमकर्ता की विशेषताओं का विश्लेषण करना, यानी जो सीखने वाला है उसकी जो विशेषताएं हैं उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। पठन सामग्री की उत्तम प्रस्तुतिकरण में सहायक होना, यानी जो हम डेली की जो पठन वाली हमारी सामग्री है उसको अगर हम प्रेजेंट करना है तो अगर हम तकनीकी का माध्यम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, बच्चों को सीखने में भी बहुत अच्छा लगता है और वो रुचिपूर्वक सीखते रहते हैं। फिर पठन सामग्री को तात्विक व मनोवैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध रूप प्रदान करना। शिक्षार्थी का मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर करना। शिक्षार्थी में वांछित परिवर्तन करने के लिए उचित पृष्ठपोषण यानी फीडबैक की व्यवस्था करना। शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करना। फिर गाइस इसके बाद इसकी स्कोप है क्षेत्र। स्कोप मीन्स क्षेत्र। स्कोप मीन्स होता है क्षेत्र। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, शैक्षिक अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन व विश्लेषण करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, फिर शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं विकास करना, जनसंपर्क साधनों का उपयुक्त चयन करना, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनका उचित चयन व विकास करना, शिक्षण अधिगम की युक्तियों एवं व्यूह रचनाओं, व्यू यानी स्ट्रैटेजी और युक्तियों यानी कि टैक्टिक्स का चुनाव, विकास व उपयोग करना, यानी कि किस चीज़ हम कौन सा कहाँ हम अगर हम शिक्षण विधि अपना रहे हैं तो शिक्षण विधि कौन सी कहाँ अपनानी है, या जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसको कहाँ अपनानी है, इसका विकास व उपयोग करना सिखाता है। ये मतलब इसके क्षेत्र में आएंगे। फिर है व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली के विकास एवं उपयोग पर बल देना, मूल्यांकन द्वारा उचित नियंत्रण रखना। फिर गाइज अध्यापक प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करना, यानी जो टीचर होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि बहुत टीचर आते हैं जो कोर्स करके आते हैं, बट अगर वो बहुत दिन से उनका मतलब ट्रेनिंग जो बहुत सारे इनोवेशन होते हैं, नवाचार आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उन सभी चीज़ों से अवेयर करवाना, उन टीचर को भी ट्रेंड करना ताकि वो बच्चों को नई नई चीज़ों से अवेयर करवा सकें। तो इन सब में सहयोग प्रदान करता है। विषय वस्तु की खोज करना तथा उसे तार्किक क्रमबद्धता प्रदान करना, अधिगम वातावरण का नियोजन करना यानी प्लान करना। फिर उसके बाद शैक्षिक तकनीकी विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में देख लेते हैं। शैक्षिक तकनीकी एक सतत चलने वाली विकास प्रक्रिया है। शैक्षिक तकनीकी का आधार वैज्ञानिक आविष्कार एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण कला तथा शिक्षा विज्ञान की देन है, या शिक्षण प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए नई नई विधियों का प्रयोग पर बल देती है। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। शैक्षिक तकनीकी शैक्षणिक वातावरण को नियंत्रित कर अधिगम को प्रेरित करती है, यानी कि जो लर्निंग है इसको ये प्रेरित करती है। इसके द्वारा शिक्षक व शिक्षार्थी में वांछित परिवर्तन संभव है, यानी जो शिक्षक होते हैं शिक्षार्थी होते हैं इनके जो परिवर्तन यानी कि जो लर्निंग पावर है तो उनको स्ट्रॉन्ग करता है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं जैसे सूक्ष्म निरीक्षण यानी माइक्रो एनालिसिस या इंस्पेक्शन, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस आदि का विकास किया है। तो गाइस शैक्षिक तकनीकी का अभी हमने मीनिंग, फिर उसकी विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है, स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी ले लिए हैं। तो गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। गाइस अभी तक हम घर पर थे तो फिर उसके बाद हॉस्टल शिफ्ट हुए हैं तो थोड़ा बहुत बीच में नहीं वीडियो बना पाए थे तो गाइज़, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आ रहे हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं गाइज़, थैंक यू।